चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉयल एंड वाटर। इस चैप्टर में हम लैंड रिसोर्सेज, सॉयल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, 3 वीडियो बनाएंगे इसके। फर्स्ट वीडियो में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। आप चैनल के जो भी वीडियोस देखते हो आप कंप्लीट देखा करो, और वीडियो को कंप्लीट देखकर आपने कमेंट भी करना है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखा है या नहीं देखा है। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ है और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ 4 स्फीयर्स। लाइफ क्यों है अर्थ के ऊपर? किसके कारण है? लिथोस्फीयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। इन्हीं चारों स्फीयर्स के कारण क्या है, हमारे अर्थ पे लाइफ है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? लैंड, मिट्टी वगैरह, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या होगी? गैसें होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन। और हाइड्रोस्फीयर में क्या आ गया? ये पानी आ गया। हाइड्रो में होता है पानी, ठीक है, वाटर। तो जो समुद्रों में पानी है, नदियों में पानी, वो हाइड्रोस्फीयर है। एंड बायोस्फीयर में क्या आ गया? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है। इन्हीं चारों के कारण हमारे जो अर्थ है उस पर लाइफ है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अर्थ के सरफेस को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, लैंड एंड वाटर। लैंड कवर्स, और अर्थ पे लैंड कितनी है, जमीन कितनी है? हम कहेंगे 30% इसमें लैंड है और 70% क्या है? पानी है। यानी कि पानी बहुत ज़्यादा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। 70% पानी है और 30% लैंड है। अब हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि क्या है इसमें। The most important natural resources upon which all human activity is based is land। जितनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो है लैंड है, क्योंकि इस पे ही सारी ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लैंड का यूज़ हम फसलें लगाने के लिए करते हैं, बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के, घर भी लैंड के ऊपर ही बनता है। कंस्ट्रक्टिंग रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बनाने के लिए, ग्रेजिंग एनिमल, जो पशु जो चारा चरते हैं उनके लिए भी लैंड जरूरी है। माइनिंग यानी कि खुदाई के लिए भी लैंड जरूरी है, ठीक है। ये सभी के लिए लैंड बहुत जरूरी है, यानी कि लैंड के बगैर हमारा गुजारा नहीं चल सकता है। इन शॉर्ट, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग टेक प्लेस ऑन लैंड। हम अगर कहें कि भाई सारी एक्टिविटी जितनी भी हैं, जैसे कि फूड है, शेल्टर है और क्लोथिंग है, वो लैंड पर ही होती है। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लूज सरफेस मटेरियल कॉल्ड सॉइल। लिथोस्फीयर में क्या होता है? सॉइल होता है, और ये क्या है? लूज सरफेस मटेरियल है। सॉइल क्या है? मिट्टी, आपको पता होगा। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक, और मिट्टी में क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ये क्या लिथोस्फीयर में क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डीकम्पोज पार्ट ऑफ एनिमल। मिट्टी में क्या होते हैं भाई? द ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच कंसिस्ट ऑफ डेड एंड डीकम्पोज पार्ट्स ऑफ एनिमल आर एंड प्लांट इज नोन एज ह्यूमस। मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब क्या है भाई? जो डेड प्लांट होते हैं या डेड जो एनिमल होते हैं वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं? रॉक पार्टिकल, मिनरल और सच एज लाइम, आयरन एटसेट्रा। ये क्या है? इनऑर्गेनिक क्या है? कंपोनेंट है। सोयल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। सोयल कैसे बनी है? ये एक बहुत ही लंबा और लगातार चलने वाला प्रोसेस है, वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ हैं, उनका क्या है भाई? वेदरिंग का मतलब होता है जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे टूट फूट उसमें होती रहती है। वेदरिंग का मतलब टूट फूट, उसमें टूट फूट होती रहती है। धीरे धीरे जो चट्टाने हैं वो उसमें से थोड़ी थोड़ी चट्टाने टूटती रहती हैं और उससे ही मिट्टी बनती है, उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। इट आल्सो कंटेन्स वाटर, एयर विच ऑक्यूपाई इन पोर स्पेसिस। इसमें क्या होता है भाई? जो मिट्टी होती है इसमें वाटर होता है, एयर होता है, और ठीक है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स में एयर भी आ जाती है। पोर का मतलब छेद होते हैं इसमें छोटे छोटे, उसमें पानी और हवा भी होती है, ठीक है। तो ये हमें
लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा कि मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा कि मिट्टी में क्या क्या होता है। अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इनहेबिटेड इन द प्लेन एरियाज ऑफ एलुवियल सॉइल ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। जो हमारी दुनिया की पूरी 90% पॉपुलेशन है वो प्लेन्स एरिया में रहती है, ठीक है। तो जो अर्थ है उस पर पहाड़ भी हैं, समुद्री किनारे भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, मगर उसमें से 90% हमारी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? प्लेन एरिया में, जो एल्यूवल सॉइल से बनी हुई है। एल्यूवल सॉइल का मतलब होता है जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई है, उसको एल्यूवल सॉइल कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उसमें एरिया आते हैं। देयर आर द एरिया ऑफ इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन विद हाई यील्ड, और ये दीज आर द एरियाज, और ये एल्यूवल सॉइल के जो एरिया होते हैं इसमें क्या होता है अभी? क्रॉप कल्टीवेशन, फसलें बहुत ज़्यादा लगती हैं और ये अच्छी फसलें लगती हैं इसमें, ठीक है। बहुत अच्छी फसल प्राप्त होती है इस मिट्टी में, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ऑल दीज एरिया सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन, और इन एरियाज में पॉपुलेशन क्या होती है? घनी होती है, डेंस होती है, खूब लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फसलें खूब लगती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट स्पेयर पॉपुलेशन is seen in the areas of high altitude desert and equatorial forest region where slopes are steep, temperature is either too hot or too cold, soil are thin and infertile। अब दूसरी तरफ क्या है भाई? कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? बिल्कुल कम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड हो, जैसे कि पहाड़ों पे हाई एल्टीट्यूड होता है, ऊंची जगह पर, डेजर्ट रेगिस्तानों पर, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हों वहाँ पर। वाइल्ड स्लोप्स आर स्टीप, जहाँ पे स्लोप क्या होती हैं? स्टीप होती हैं, जो पहाड़ियाँ बिल्कुल एकदम से तीखी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज़ आइदर टू हॉट, और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो गर्म होता है या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और सोयल वहाँ की बहुत ही पतली होती है, यानी कि जो मिट्टी की परत है वो बहुत ही कम मोटी होती है, और इनफर्टाइल, ये और उपजाऊ नहीं होती। ऐसी जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। 90% लोग तो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर एल्यूवल सॉइल यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, और बाकी जगह पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। These areas are inhabited by people who are engaged in hunting, gathering, fishing and shifting agriculture। और जो ये हमने एरिया पढ़े हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, इन एरिया पे ऐसे ही लोग रहते हैं जो क्या करते हैं? अधिकतर शिकार करते हैं, यानी कि आदिवासी वगैरह या जंगली लोग। गैदरिंग, जो खाना वगैरह इकट्ठा करते हैं जंगलों से, कंदमूल वगैरह, या फिर फिशिंग, मछली पकड़ते हैं, या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता है कि एक जगह जंगल को साफ कर दिया, उस साल वहाँ पे खेती की, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर किया, फिर उस साल खेती की वहाँ पे, फिर अगली फिर उस जगह को छोड़ दिया, दूसरी जगह से जंगल साफ किए। ऐसे जंगल साफ करके जो उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आ गया भाई लैंड यूज़। लैंड का हमने यूज़ कैसे करना है? लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़, बहुत ही उसके पर्पज़ जो वेरियस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसल लगाने के लिए, बिल्डिंग ऑफ हाउस बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, और पशुओं को चारा वगैरह चराने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमनली नोन एज लैंड यूज़ पैटर्न, और इसको लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। द परसेंटेज of land used for various purposes varies from one region to another। और जो लैंड का जो हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ क्या भी बदलता रहता है रीजन टू रीजन, ठीक है। कि भाई किस क्षेत्र मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका यूज़ होता है, आप ऐसे कह सकते हो। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्टिन्यूस इंटरप्ले ऑफ द फिजिकल फैक्टर। और यूटिलाइजेशन जो लैंड का जो यूज़ करना है वो फिजिकल फैक्टर पे क्या करता है? डिपेंड करता है, सच एज रिलीफ, वहाँ की जगह कैसी है, ऊंची नीची कैसी जगह है, मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कंडीशन कैसे है, वहाँ पे मौसम कैसा है, मिनरल रिसोर्सेज कौन से पाए जाते हैं, और ह्यूमन फैक्टर लाइक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, और टेक्नोलॉजी कैसी है, और सोशल रिक्वायरमेंट वहाँ के लोगों की क्या है। इन सब बातों पे क्या भाई लैंड का यूज डिपेंड करता है कि हमने यूटिलाइजेशन कैसे उस लैंड का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, इन सब बातों पर वो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट में क्या है? द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन। हमें
अगर इकोनॉमिक प्लानिंग अगर नेशन की करनी है तो हम स्टडी ऑफ लैंड जो यूज़ है उसका सही ढंग से हमें यूज़ करना पड़ेगा। इट हेल्प इन असेसिंग शॉर्ट कमिंग इन द लैंड यूटिलाइजेशन। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी लैंड जो हम लैंड का यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या कमियां रह गई। कंट्रीज डिसाइड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंट्री डिसाइड कैसे करती है कि कैसे लैंड का प्रयोग करना है, वो अपनी जो भी उसके गोल हैं, डेवलपमेंट गोल हैं, या फिर उसके जो वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उस पर ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि वो उस लैंड का यूज़ कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नॉर्म के अनुसार क्या है भाई, 33% एरिया ऑफ द वर्ल्ड वुड बी अंडर फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है इस पृथ्वी का तो 33% क्या होने चाहिए, इस अर्थ पे जंगल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर 33% से अगर कम हो जाएंगे, मान लो 20% रह जाएंगे, तो हमारे जो पृथ्वी का सारा क्या हो जाएगा, एक तरह से पृथ्वी नष्ट होने की कगार पे आ जाएगी, यहाँ का बैलेंस बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। एट प्रेजेंट ओनली 31.6 एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इस टाइम क्या है, 33% से कम है, 31.6% ही इस पृथ्वी पर जंगल है। आउट ऑफ दिस 93% ऑफ द फॉरेस्ट आर नेचुरली ऑकरिंग। उसमें से 93% क्या है, अपने आप लगे हुए जंगल हैं, और 7% हैं जो वो मैन मेड है, आदमी ने लगाया है उनको। द अर्थ फॉरेस्ट कवर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सम कंट्रीज हैविंग मोस्ट ऑफ देयर लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट वाइल अदर हैव ओनली लिमिटेड फॉरेस्ट कवर। जो ये फॉरेस्ट कवर है, जो ये जंगल है, ये पृथ्वी पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर जंगल ज़्यादा है, कहीं पर जंगल कम है। किसी देश में जंगल ज़्यादा है, किसी देश में फॉरेस्ट कम है। It is very important for us to take initiative to conserve forest by discouraging deforestation and encouraging afforestation। हमारे लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि हम अगर जंगलों को बचाना है तो हमें डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज करना पड़ेगा और अफॉरेस्टेशन को क्या करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा। यानी कि हमें जंगलों की कटाई को रोकना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर हमें क्या करना है, जंगलों को बचाना है, तो हमें क्या, डिफॉरेस्टेशन पे रोक लगानी पड़ेगी और अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की कटाई करना और अफॉरेस्टेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। अब डू यू नो में क्या है, सूरीनाम हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। जो सूरीनाम एक देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरेबल लैंड। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होती है, जहाँ पे फसलें लगाई जाती हैं। इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा कृषि भूमि है जहाँ पे फसलें लगाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है और तीसरे नंबर पे चाइना है। आगे है द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। आपको पता है कि जो लैंड है वो तो क्या है, लिमिटेड है, ओनली 30% ही लैंड है। देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ओवर द एक्सेस एंड राइट्स ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ आल्सो resulted in tough competition between the agriculture and other sector over uses of land। लैंड का यूज़ करने के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन है। एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर हैं जो, उसमें क्या है भाई, क्या चल रहा है, एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि उसका यूज़ कैसे किया जाए। क्योंकि देखो पहले अधिकतर यूज़ किसके लिए किया जाता था, हमारा खेती के लिए यूज़ किया जाता था लैंड का। मगर आपने देखा होगा अब धीरे धीरे अब खेती की ज़मीन कम हो रही है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बन रही हैं या वहाँ पे कॉलोनियाँ बस रही हैं। अब खेतों के एक तरह से खेत बिक रहे हैं, उन पे मकान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से एग्रीकल्चर, खेती और दूसरे सेक्टर के बीच में लैंड को यूज़ करने में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है। मोर ओवर लैंड आल्सो सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम। और लैंड को कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सच है सॉइल इरोजन हो जाता है, डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, लैंड कोई क्या प्रॉब्लम है भाई, सॉइल इरोजन यानी कि जो अच्छी मिट्टी है वो
क्या हो जाती है भाई, उड़ जाती है या बह जाती है पानी के साथ, फिर क्या हो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। और डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी का खराब हो जाना, और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का कम हो जाना। इट इज़ क्रूशियल टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना पड़ेगा और एंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और हमें लैंड का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को अगर हमें बेनिफिट, अगर फ़ायदा देना है तो हमें लैंड का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।